प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं बलराम सिंह आज आपको कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में संकलित कवि हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हम कविता में कवि परिचय को देखते हैं। कवि हरवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ एवं इनकी मृत्यु सन 2003 मुंबई में। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला सन 1935 में प्रकाशित हुई, मधुबाला 1938 में और मधुकलश 1938 में। इनके अतिरिक्त ये तीनों प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, शतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ आपके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान तक, आत्मकथा 4 खंड में जिनकी प्रकाशित हुई है, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ इनके आपके द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया है और प्रवासी की डायरी इनकी डायरी रचना में लिखी गई है। इनका पूरा व्यंग्यम बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कवि हरवंश राय बच्चन की पंक्ति जो हम देखते हैं तो हमें बहुत कुछ अपने जीवन में अवगत कराती है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अर्थात इनके द्वारा इस पंक्ति का आशय ये बताया गया है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले हमें उस कार्य के अच्छे और बुरे परिणाम को सोच समझ करके देखना चाहिए, तभी जाकर के हमें उस कार्य में आगे अपने कदम बढ़ाने चाहिए। कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। सन 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप प्राध्यापक, इसके बाद आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से आप संबंधित रहे, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच अर्थात प्रथम और द्वितीय के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। मैं आपको इसके बीच में एक और बताना चाहता हूँ कि छायावाद के युग में ही कवि हरवंश राय का आविर्भाव हम मानते हैं, क्योंकि ये छायावाद का जो समय था 1918 से लेकर के 1936 तक माना है और छायावाद में ही संकलित हरवंश राय बच्चन को 1936 से 1938 यानी 2 साल का जो समय है का अंतराल है, इसमें हरवंश राय बच्चन को मानते हैं, जिसे हम छायावाद का ही एक उपभाग कह सकते हैं जिसका नाम है हालावाद। यानी हालावाद के कवि प्रमुख कवि के रूप में हरवंश राय बच्चन को जाना जाता है। व्यक्तिगत जीवन की घटी घटनाओं की सहज अनुभूतियों की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है और कल्पना साकी अर्थात शराब जिसे कहते हैं, और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर पात्र जीवन पाठक को पिलाया जाता है। तो कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया में से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समझ झगड़े काफुर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में जब इंसान ने जन्म लिया है तो हर तरह के ऊंचे नीचे छोटे बड़े पड़ाव आते रहते हैं। उन पड़ावों में ज़्यादा अपने आप को व्यस्त ना करके या उनके बारे में ज़्यादा मंथन नहीं करके सरल सहज प्रवृत्ति से उसको निकाल देना चाहिए। यही उनका हालावादी विचार है या दर्शन है। ये बात ध्यान देनी होगी कि उनको युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। आज ऐसा ही आत्मकविता या आत्मकथा या आत्मपरिचय जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ आपके संकलित पाठ्यक्रम में उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है,
जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं, क्योंकि हम चाहें कि दुनिया से हम अलग होकर के अपना एकांत जीवन जी सके, संभव नहीं है। दुनिया के साथ रह कर के इंसान को अपना जीवन जीना होता है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन हमें यही बताने का प्रयास करता है कि हम किस तरह से जनता के साथ मिलकर के अपने जीवन को एक सुख में, आनंद में बना करके जी सकें। यही एक सबसे बड़ी बात है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि किस तरह से कटाक्ष जनता के द्वारा किए जाते हैं, पर उनको हमें इग्नोर करना चाहिए। उनके प्रति ज़्यादा अपन को व्यथित होने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना अस्तित्व दिखाने के लिए हमें अपना सब कुछ देखना पड़ेगा। ये अपना जीवन जिस तरह हम जी रहे हैं, उस जीवन जीने में ही एक उत्सव, एक त्यौहार, एक उत्सव की तरह ही उसे हम जिएं। अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। यानी जितने भी विरुद्ध जहाँ देखे जाते हैं, विरोधाभास जहाँ देखे जाते हैं, वहाँ दुनिया में मेरे साथ है। कि उन्मादों में अवसाद, आप देखिए विरोधाभास की स्थिति, एक तरफ उन्माद है, एक तरफ अवसाद है। रोदन में राग, एक तरफ रोना है, एक तरफ खुशी है, राग है। शीतलवाणी में आग, एक तरफ शीतलता है तो एक तरफ अग्नि है। विरुद्धों और विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वे बेखुदी, वे मस्ती, वे दीवानी, वे व्यक्तित्व में उतर आई है। कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा कवि हरिवंश राय बच्चन में हुआ है। यह ठस्सा ही छायावाद उत्तर गीति काव्य का प्राण है। इस तरह की भावना रखना है। छायावाद उत्तर यानी छायावाद के बाद यानी हालावाद का जो दर्शन हम कहते हैं, वो यही बात बताता है। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, वह ठस्सा ही छायावाद उत्तर गीति काव्य का एक प्राण रूप में उन्होंने माना है। किसी असंभव आदर्श की तलाश से सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यमयता से लाहलोट रखता है। दूसरी कविता निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशील के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता से प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। तो अब हम देखते हैं इस कवि परिचय और साहित्यिक परिचय के उपरांत संकलित दोनों कविताओं का परिचय और इनकी प्रथम संकलित कविता आत्म परिचय, जिसमें अपने आत्मकथा के रूप में अपने जीवन के बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया है। देखते हैं इनकी प्रथम कविता कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। देखिए किस तरह से कवि बच्चन यहाँ पर जग जीवन, जग माने संसार रूपी जीवन का भार, जो वजन है उसको मैं लेकर के अपने साथ चल रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि मैं अपना जो जीवन जी रहा हूँ, इसमें सुख दुख प्रीति कलह जो भी है उस सब को सहज स्वीकार करते हुए अपना जीवन जी रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मेरे जीवन में चाहे कितना ही दुख है, चाहे कलह है, उन सब को त्यागते हुए प्रसन्नतापूर्वक आनंद के साथ, प्यार के साथ मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि इनके जीवन जीने की एक कला है, जिसे हम कह सकते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन से प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। एक बहुत बड़ी कथा इनके जीवन के साथ जुड़ी हुई है, जो इस तीसरी पंक्ति में यहाँ उद्बोधित होती है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। चूँकि मेरे जीवन के साथ जो समय व्यतीत हुआ और उस समय में जो स्थिति मैंने देखी, एक के बाद एक मेरे जीवन के कष्ट मेरे सामने आए, और उन कष्टों में भी माता पिता का निधन, पत्नी का निधन, पत्नी के बाद अपने जीवन में दूसरी शादी के बाद दूसरी पत्नी का निधन, यानी एक के बाद एक जो कष्ट मेरे जीवन में आए,
मैं उनको कष्टों को भुलाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे मेरे उस कलह रूपी जीवन को भुलाने के बाद प्रेम प्यार से मैं अपना जीवन जो जी रहा था, उसमें भी मेरे जो याद के रूप में जो वो कलह या पीड़ा जो थी, उसको किसी ने स्पर्श करके झंकृत कर दिया था, तो मुझे याद दिला दिया। उस बात को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। पुनः देखें कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं सांसों के दो तार लेने का मतलब है कि मैं अपना जीवन आनंद प्रेम प्यार के साथ जी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरी पुराने जीवन के व्यतीत उन दुख भरे क्षणों को किसी ने याद दिला करके मेरे जीवन में पुनः पीड़ा का संचार कर दिया। ये बात उनके मन में उभर कर आती है कि सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, यानी मैं जो जीवन अपना जी रहा हूँ, सांसों के तार लेने का तात्पर्य अपना सुख आनंद प्यार से जीवन जीना। खैर, एक तरफ कवि यहाँ कहना चाहता है कि मैं सुख आनंद के साथ अपना जीवन जी रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मेरे दुख के पीड़ा के जो बीता हुआ जो समय था, किसी ने स्पर्श करके, यानी कि मुझे याद दिला करके मेरी उन व्यथित या पीड़ात्मक जो भावनाएं थी उनको जागृत कर दिया। आगे देखिए क्या कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी अपनी अगली पंक्तियों में बताता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। सुरा का मतलब तात्पर्य शराब होता है, कि मैं स्नेह माने प्रेम रूपी सुरा का हमेशा सेवन करता हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन में प्रेम आनंद सुख का संचार देखना चाहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता था। संसार मेरे प्रति क्या सोचता है, मेरा अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, मैं उस चीज़ की तरफ अपने आप को आकृष्ट नहीं करता, यानी मैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता। मैं क्या करता हूँ, उस चीज़ पर मेरा ध्यान मेरे को उचित लगता है। कहने का तात्पर्य मैं कभी नहीं जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी संसार मेरे प्रति अच्छा बुरा सोचे सोच, मैं अपने जीवन को सुख और आनंद के साथ जीना चाहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, एक तरफ संसार पूछता है जो संसार की गाते हैं, यानी संसार के बारे में जो उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके गीत गाते हैं, उनके बखान करते हैं, यानी कि उनकी प्रशंसात्मक वाणी जो कहते हैं, संसार उनकी पूछता है, यानी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, उनको अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन उससे मुझे तात्पर्य नहीं है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं तो सिर्फ दुनियादारी से मुझे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मैं तो अपने जीवन का, अपने मन का, अपने मन में जो भावनाएं आती हैं, मैं अपने स्वयं के बारे में ही गान करता हूँ, दूसरे के बारे में नहीं। मेरा जीवन क्या है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ। खुद अपने जीवन का आत्म परिचय देने का प्रयास कवि करता है, और वो यही बात कहता है कि संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि देखिए फिर अपने आत्म परिचय कविता में ये हमें संबोधित करके कहना चाहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी मैं तो स्वयं, मेरे उर माने हृदय के, उद्गार माने निकलने वाले शब्द वाणी विचार, मैं उनको ही लेकर के चलता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मैं अपने हृदय से निकलने वाले उपहार भेंट जो भी है उसको ही लेकर चलता हूँ। मैं दूसरे के द्वारा दिए गए बातों पर मैं या दूसरे के द्वारा दिए गए उपहारों को भी स्वीकार नहीं करता, या उनसे मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। तीसरी पंक्ति में कवि अपनी वास्तविकता से हमें परिचित कराता है कि ये संसार अधूरा है, अपूर्ण है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भाता नहीं है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी मैं तो इस संसार, स्वप्नों का, अपनी कल्पनाओं के संसार में अपना जीवन जीना चाहता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर कवि हरवंश राय बच्चन के द्वारा ये बातें अपने जीवन के आत्म परिचय में यहाँ बताने का प्रयास किया है। इस कविता का शेष भाग अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।